हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने पढ़ा है नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, ठीक है। इसके अतिरिक्त सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन बताने के और भी तरीके हैं, ठीक है। जैसे फॉर्मलता है, ठीक है, और कुछ है, बट उसको उतने आवश्यक नहीं है, ठीक है। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वही सब मोस्ट टाइम भी है स्टूडेंट, और जरूरी भी है, कंपलसरी है भाई, उसको पढ़ना ही है। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस, ठीक है, द्विआंगी विलयनों के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? इट इज क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। एक होता है स्टूडेंट हमारा ठोस सॉलिड, ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन, ठोस विलयन। दूसरा होता है लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस। इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग द्रव विलयन, ठीक है। इसको अगेन टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है और उसी को हमको अभी पढ़ना है, ठीक है ना। तो क्या क्या दो टाइप है इसको देखिएगा और हम इसी को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिर बताते नहीं है, क्लासिफाइड नहीं करते, सीधे स्टार्ट करते हैं। सॉलिड सॉल्यूशंस क्या है? ठोस विलयन किसे कहते हैं? तो ऐसे विलयन, ठोस विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जिसकी अवस्था तो ठोस है, किंतु जिसकी अवस्था ठोस है, विलयन की अवस्था क्या है? ठोस है, किंतु विलयन बनाने के लिए दोनों ठोसों को अर्थात विलय और विलायक को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया गया, पुनः उसको विलयन में जो है ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। जैसे स्टूडेंट मुझे बनाना है, सपोज करो, आपको समझ में आएगा, डेफिनेशन वगैरह उतना कंपलसरी नहीं है, समझना है हमको। क्या है? मुझे बनाना है कांसा, जिसको हम ब्रांज कहते हैं, पीतल बनाना है, ब्रास कहते हैं, है ना। तो इसको बनाना है स्टूडेंट, तो ये क्या है? इट इज अ सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशंस, ठीक है। इसमें भी विलय और विलायक है। तो जैसे कि पीतल है, ब्रश है, इसमें कैसे बनता है? पीतल कैसे बनता है भाई? कॉपर और जिंक से मिलकर है, जिसमें मोस्टली आपका कॉपर होता है और मिनिमम आपका जिंक होता है। समझ में आ रहा है? तो विलय हो जाता है जिंक और विलायक हो जाता है कॉपर। तो कैसे बनाते हैं पीतल? पहले दोनों ही ठोस, देखो विलय और विलायक दोनों ठोस अवस्था में रहते हैं, दोनों को पिघलाया जाता है, पिघलाने के बाद मिश्रित किया जाता है, मिश्रित करने के बाद अगेन उसको क्या किया जाता है स्टूडेंट? ठोस अवस्था में बदला जाता है। तो यह है हमारा क्या चीज? ठोस विलयन। अच्छे से समझ में आ गया? तो ठोस विलयन वह विलयन है जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, किंतु उन्हें बनाने के लिए विलय और विलायक को द्रव अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। समझ में आ गया? और उसके मिश्रण को फिर हम क्या कहते हैं? आपका सॉलिड सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये होता है भैया सॉलिड सॉल्यूशंस। अब सॉलिड सॉल्यूशंस को हम दो कैटेगराइज किया गया है, दो आपका क्लासिफाइड किया गया है। पहला होता है स्टूडेंट हमारा प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित विलयन, रिप्लेसमेंट सॉल्यूशंस। और दूसरा होता है स्टूडेंट इंटरस्टिशियल सॉल्यूशंस, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतराकाशीय, अंतराकाशीय विलयन। ओके, चलिए, तो ये क्या चीज है उसको देखेंगे। प्रतिस्थापित विलयन क्या है उसको देखो आप। कैसे समझेंगे भाई प्रतिस्थापित विलयन क्या है? प्रतिस्थापित विलयन, विलयन ये देखो स्टूडेंट, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया है। कैसा प्रतिस्थापित विलयन है बताता हूं मैं। ये ठोस विलयन के प्रकार है। प्रतिस्थापित ठोस विलयन, चलो ऐसा लिख दो यार, ठोस विलयन, ठोस विलयन का टाइप है ये, है ना। तो प्रतिस्थापित ठोस विलयन क्या है? ये देखो, विलायक के क्रिस्टल में, विलायक के क्रिस्टल में सपोज करो कि ये हमारा एक क्या है? विलायक का क्रिस्टल है स्टूडेंट, और ये सब जो दिख रहा है आपको, बबल्स दिख रहे हैं, गोले, ये हमारे क्या है? सॉल्वेंट है। क्या है भाई? सॉल्वेंट है। अब ऐसा सपोज कर लो आप, ऐसा सपोज कर लो कि ये सबके सब क्या है? बबल्स जो दिख रहा है वो क्या है? कॉपर है। समझ में आ रहा है? क्या है? कॉपर है। तो प्रतिस्थापित विलयन क्या है स्टूडेंट? ये सुनो, जब किसी विलायक के क्रिस्टल में से समान आकार वाला कोई विलय उसको प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर आ जाता है। विलय मतलब दूसरा डिफरेंट है ना, उसको प्रतिस्थापित करके उसके स्थान पर आ जाता है, तो जो हमको मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है, समांगी होमोजेनियस मिक्सचर जो प्राप्त होता है, वो एक्चुअल में क्या है? प्रतिस्थापित ठोस विलयन है। जैसे कि ये देखिए,
ये गोला को मैंने क्या बता दिया, कॉपर है। कॉपर पूरा दिख रहा है, मतलब ये विलायक हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, हमारा जिंक जो है समान आकार वाला, मतलब इतना ही बड़ा है इसका भी आकार, इसके अवयवी कणों का आकार भी क्या है, जिंक का समान आकार है। लेकिन ये क्या करता है, इसको विस्थापित करके, प्रतिस्थापित करके, सपोज करते हैं ये देखिए, ये बाहर निकाल दिया और इसकी जगह में क्या आ गया, जिंक आ गया स्टूडेंट। इसको बाहर निकाल दिया भाई यहाँ पे, और इसकी जगह में क्या आ गया, जिंक आ गया। इसको बाहर निकाल दिया और इसकी जगह में क्या आ गया, जिंक आ गया। इसी प्रकार स्टूडेंट देखिए, ये कम मात्रा में है, बट क्या रहेगा, कम मात्रा में रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्या रहता है, कम मात्रा में रहता है, थोड़ा सा कम मात्रा में रहता है। ये देखिए, समझ में आ गया ना भाई। ये जो गोला है वो क्या है, मैक्सिमम मात्रा में है। ये कॉपर है, सॉल्वेंट हो गया, विलायक हो गया। विलायक को क्रिस्टल जालक से प्रतिस्थापित करके विलय, कम मात्रा में क्या है, जिंक है, तो वो आ गया, जिंक आ गया। तब ये क्या कहलाता है, हमारा प्रतिस्थापित ठोस विलयन। और ऐसा जो है, ऐसा प्रतिस्थापित ठोस विलयन ऐसे मिश्र धातुओं में पाया जाता है जिसमें अवयवी कणों का आकार, ठीक है, दोनों अवयवी विलायक और विलय का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। समान होना कंपलसरी है। तो इसका उदाहरण है स्टूडेंट, हम लिख सकते हैं जैसे कि पीतल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ब्रास, क्या बोलते हैं, ब्रास, ठीक है। इसमें क्या रहता है स्टूडेंट, कॉपर प्लस जिंक रहता है। इसी प्रकार है हमारा कांसा, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बोलते हैं, ठीक है। इसमें रहता है कॉपर और टीन रहता है भाई। इसी प्रकार से है, और है स्टूडेंट हमारा बस दो ही रखते हैं, दो ही सफिशिएंट है। ओके, समझ में आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप आता है स्टूडेंट हमारा अंतरकाशीय। किसी को नोट करना रहेगा तो पहले आप पॉज करके नोट कर लिया करेंगे, है ना, मैं बताता हूं। सेकंड टाइप जो हमारा आता है वो है हमारा अंतरकाशीय। अंतराकाशीय रिक्ति में, अंतरकाशीय रिक्तीय ठोस, अंतरकाशीय ठोस विलयन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। ये क्या होता है ये सुनो। इसमें भी हमारा जो विलय और विलायक है दोनों ठोस होते हैं, समझ में आ रहा है। और पहले ये ठोस अवस्था में रहते हैं विलय और विलायक, बट इनको क्या किया जाता है, पिघलाया जाता है। तो जब विलायक के स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, केयरफुली, है ना, केयरफुली देखिएगा, सुनिएगा नहीं, देखिएगा। देखने में भी आपको समझ में आ जाएगा, और मैं सुनाता भी हूं आपको क्या चीज है वो चीज उसको। ये क्या चीज दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये है माना कि क्या स्टूडेंट, हमारा विलायक है। तो जब विलायक के क्रिस्टल जालक में या क्रिस्टल में विलायक के क्रिस्टल में उसके अंतरकाशीय रिक्ति में, इसका अंतरकाशीय रिक्ति क्या है, ये देखो, जहां जहां आपको गैप दिख रहा है, गोला नहीं है, जहां जहां गैप दिख रहा है, ये क्या है, इसका इंटरस्टिशियल वॉइड्स है। यहां पर जब कोई विलय आ जाता है तो जो हमारा ठोस बनता है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अंतरकाशीय रिक्ति, सॉरी अंतरकाशीय ठोस विलयन। अब इसका एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, टंगस्टन कार्बाइड, WC क्या है, टंगस्टन कार्बाइड। ये इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है। क्या होता है इसमें, टंगस्टन के अष्टफलकीय क्रिस्टल में, जहां W जो है आपको दिख रहा है टंगस्टन है, इसको टंगस्टन का सिंबल है जी, जैसे कि कार्बन का ये है ना, ठीक है, सोडियम होता है सिंबल, हाइड्रोजन का H, उसी प्रकार ये टंगस्टन का है। तो टंगस्टन के अष्टफलकीय क्रिस्टल में सपोज कि ये टंगस्टन है, क्या होता है, कार्बाइड जो है, ये भी एक धातु है कार्बाइड, है ना, उसको उस पे मत जाइएगा, धातु है उपधातु, उस पे मत जाओ। ये भी एक क्या है, ठोस है। तो ये ठोस क्या करता है, इसके इंटरस्टिशियल रिक्ति में प्रवेश कर जाता है, ये देखो यहां पे, ठीक है ना, ये पहुंच गया। तो ये मिश्रण हो गया, किन चीजों का मिश्रण हो गया भाई, टंगस्टन और कार्बाइड का, कार्बन का हो गया। और ये मिश्रण कैसा रहता है, होमोजेनियस रहता है। तब ये हमको क्या मिल जाता है, जो हमको मिलता है विलयन, वो क्या है, अंतरकाशीय ठोस विलयन। क्लियर हो गया सबको अच्छे से। तो ये दो टाइप है। चित्र को बढ़िया से बनाइएगा, उदाहरण को अच्छे से लिखिएगा। इसका एक और उदाहरण है ढलवां लोहा। नहीं पता, पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। समझ में आ गया, चलिए ओके। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, किसी को नोट करना होगा तो कर सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट देखिएगा, इसके बाद क्या है, दूसरा जो टाइप था द्रव विलयन का। तो द्रव विलयन को अगेन हमारा क्लासिफाइड किया गया 3 टाइप में। द्रव विलयन, ठोस विलयन खत्म हो गया ना, द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशंस, इसको 3 टाइप में बांटा गया है। हम आज 2 टाइप पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको तीसरा मिलेगा, जिसमें हम हेनरी का नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 टाइप होता है, कौन कौन सा भाई, ये देखो, ठोस, द्रव, विलयन। एक्चुअल में क्या है, द्रव विलयन है, मतलब इसमें हमेशा विलायक क्या रहेगा, आपका द्रव रहेगा, लेकिन विलय क्या रहेगा स्टूडेंट, ठोस रहेगा। द्रव विलयन
इसमें भी क्या है, विलायक क्या है, द्रव द्रव विलयन। और लास्ट आता है आपका गैस द्रव विलयन। तो आपको तीनों में दिख रहा होगा, तीनों में हमारा विलायक क्या रहता है, द्रव रहता है, द्रव रहता है, द्रव रहता है, लेकिन विलय जो डिफरेंट डिफरेंट है, इसीलिए विलायक तीनों में कॉमन है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, द्रव विलयन बोल देते हैं। समझ में आ गया। ठोस द्रव विलयन को देखते हैं, सबको पता है ठोस द्रव विलयन का कॉमन सा उदाहरण देखेंगे तो नमक पानी हो गया, शरबत पानी हो गया, ऐसा कोई भी जिसमें हम द्रव लेते हैं, विलायक लेते हैं, चाहे जल हो गया, चाहे कोई भी एल्कोहल हो गया, चाहे आपका बेंजीन हो गया, एथेनॉल हो गया, ये सब के सब जो है हमारा क्या काम करते हैं, द्रव की भांति कार्य करते हैं। बेंजीन है, ठीक है, हेक्सेन है, पेंटेन है, तो इसमें हम क्या घोल देते हैं, आपका ठोस जब भी घोलते हैं तो वो हमको कौन सा मिल जाता है, ठोस द्रव विलयन। मैं बता देता हूं, विलेय प्लस विलायक, ठीक है ना, ये विलेय रहेगा, ठोस जो है विलेय रहेगा, और द्रव क्या रहेगा हमारा, विलायक। तो इसमें कुछ नहीं है, छोटा सा चीज है, मैं समझाता हूं, एमपी वगैरह है नहीं, ठीक है। प्रभावित करने वाले कारक, ये तो समझ में आ गया, जब ठोस विलेय रहेगा और द्रव विलायक रहेगा तो बनने वाले विलयन को हम लोग बोलेंगे ठोस द्रव विलयन। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर है जो इसको इफेक्ट करते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट है आपका प्रभावित करने वाले कारक, इसके अच्छा इसके पहले मुझे एक चीज पढ़ाना था यार, उसको मैं भूल गया, मैं चलिए पढ़ा देता हूं मैं, वो है विलेयता। विलेयता जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्टूडेंट सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस एंड सॉल्युबिलिटी। तो विलेयता क्या चीज है उसको समझो। एट अ फिक्स टेम्परेचर, निश्चित ताप पर, ठीक है, विलायक के 100 ग्राम विलायक में, ठीक है, एट अ फिक्स टेम्परेचर 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, हाउ मेनी ग्राम्स solute can be dissolved, the quantity of solute is known as solubility of that solutions। समझ में आ रहा है, हिंदी में सुनो क्या चीज है, भूल गया था मैं थोड़ा सा पढ़ाने के लिए। विलेयता, आप एक काम कीजिएगा, 100 ग्राम क्या ले लीजिएगा, जल ले लीजिएगा, परिभाषा वही है, समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल भी सुन लो। 100 ग्राम जल लेंगे और 100 ग्राम जल में स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, एक निश्चित ताप पर उसको गर्म करेंगे, एकदम फिक्स टेम्परेचर, अप एंड डाउन नो, फिक्स टेम्परेचर, और निश्चित ताप पर हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें क्या घोलेंगे, शक्कर घोलेंगे। अब घोलते 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 स्टूडेंट हम उसको वेट करेंगे ना भाई, 10 ग्राम डाल रहे हैं, 20 ग्राम डाल रहे हैं, 50 ग्राम डाल रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है, इतना ग्राम डालिए, घोल रहे हैं, 10 ग्राम डालिए, घोले, हो सकता है ऊपर घुल जाएगा 10 ग्राम, समझ में आ रहा है। फिर मैं 10 ग्राम डाला, फिर घोल रहा हूं, अब मैं एक एक ग्राम डाल रहा हूं, एक एक ग्राम डाल रहा हूं, तो क्या आएगा, एक बिंदु आएगी, संतृप्त बिंदु, जिसको मैं आपको अच्छे से समझाया हूं, ठीक है, विलयन के फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से, क्या है, संतृप्त, असंतृप्त और अतिसंतृप्त। तो एक बिंदु ऐसा आता है कि उसके बाद जो है हम अतिरिक्त शक्कर उसमें नहीं घोल सकते, और घोलेंगे तो वो जमते जाएगा, अवक्षेप मिलेगा, तो उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं संतृप्त बिंदु। तो संतृप्त बिंदु पर जितना ग्राम आपने शक्कर घोला है, उसमें मैं क्या बताया, पहले 10 ग्राम डाल दिए, फिर से 10 ग्राम डाल दिए, 20 ग्राम हो गया, अब मैं एक एक ग्राम डाल रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब नहीं घुल रहा है, कम घुल रहा है, तो 10 एक एक ग्राम डाल के घोल रहा हूं। अब मुझे पता चलता है 21-22 ग्राम हो गया, अब घुल ही नहीं रहा है, वो अब छेव जमना चालू हो गया, तो हो सकता है वो संतृप्त बिंदु है। तो 22 ग्राम आपने क्या घोला, विलेय घोला, शक्कर घोला, तो वही है वास्तव में विलेयता उस द्रव का, मतलब जल का विलेयता शक्कर के लिए कितना है, 22 ग्राम। मैं ये फिक्स नहीं बता रहा हूं, मैंने करके नहीं देखा, लेकिन यही है आपका, ठीक है, ऐसे ही आपको ज्ञात करना है। तो इट इज अ सॉल्युबिलिटी। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ठोस द्रव विलयन के विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से देखते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो फर्स्ट आता है आपका विलेय और विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति स्टूडेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो क्या होता है भाई, विलेय और विलायक की प्रकृति कैसे उसको प्रभावित करती है, इसको सुनो। आप नमक को पानी में घोले हैं, सब लोग घोले होंगे, कॉमन सी बात है, भूल जाता है। आप नमक को मिट्टी तेल में घोले हैं, कैरोसिन में घोले हैं, घोल के देखिएगा प्लीज, ट्राई करना, ठीक है। थोड़ा सा नमक ले लेना और मिट्टी के तेल, घरों घर में चिमनी होता है, ढिबरी, उसमें घोल लेना, या फिर थोड़ा सा लेकर के अलग से उसमें क्या करना, घोल के देखना घुलता है कि नहीं घुलता है, ठीक है स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कीजिएगा। तो एक वर्ड होता है, क्या वर्ड होता है पता है, लोहे लोहे को काटता है। वैसे ही इनका नेचर भी डिपेंड करता है, विलेय और विलायक का। समान समान में घुलता है, एक वर्ड है, क्या चीज, समान समान में घुलता है।
ये क्या चीज़ है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। एक सेंटेंस है, लोहे लोहे को काटता है वैसे ही समान समान में घुलता है। समान समान क्या है? ध्रुवीय विलय हो और ध्रुवीय विलायक हो। ध्रुवीय मतलब समझते हो? पोलर। पोलर पोलर मतलब क्या है ये देखो आप, सोडियम क्लोराइड, ये एक पोलर आपका कंपाउंड है, यौगिक है। कैसे? सोडियम सबको पता है, सोडियम बहुत जल्दी, ये जो दोनों है ये इनमें चार्ज आ जाता है, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस। तो ये क्या है एक चीज, ये है ध्रुवीय कंपाउंड है। और सबको पता है H2O, H2O, तो H2O क्या है स्टूडेंट? ये भी हमारा क्या है, आपका पोलर कंपाउंड है, ठीक है। कैसे? ये देखो आप, OH, H प्लस और आंशिक रूप से 2-, आप ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना समझ में आ रहा है? ठीक, तो अब देखिएगा दोनों क्या है भाई, दोनों क्या है, दोनों समान है, मतलब ध्रुवीय ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय ध्रुवीय जब रहता है तो क्या हो जाता है, घुल जाता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? जब ध्रुवीय ध्रुवीय रहता है तो वो घुलता है, और अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलता है, ठीक है। सॉरी यार, तो जो ध्रुवीय विलय रहेगा, या आप ऐसा बोल सकते हो आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायक में घुलता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड जो है आसानी से किसमें घुल जाता है, जल में, क्योंकि ये भी आयनिक है और ये ध्रुवीय है, और ये क्या है, एक आयनिक यौगिक है। समझ में आ रहा है? लेकिन इसी चीज को हम सोडियम क्लोराइड को यदि आपका पेट्रोल में घोलें, डीजल में घोलें, कैरोसिन में घोलें, बेंजीन में घोलें, तो ये नहीं घुलता। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पोलर नहीं बनता है, पोल नहीं बनता है। बेंजीन में देखिए स्टूडेंट, बेंजीन में क्या होता है आपका, बेंजीन में पोल नहीं बन पाता, ठीक है ना। ये एक सेटिस्फाइड, संतुष्ट, संतृप्त रहता है। संतृप्त आपका क्या चीज है, संतृप्त यौगिक है ना। इस प्रकार से इसमें आपका पोल नहीं बनता, इसलिए इसमें नहीं घुलता। लेकिन आपका अध्रुवीय यौगिक जो है, अध्रुवीय यौगिक जो है अध्रुवीय विलायक में घुलेगा, और ध्रुवीय यौगिक ध्रुवीय विलायक में घुलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये है फर्स्ट कंडीशन आपकी दोनों की प्रॉपर्टी। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरा क्या है स्टूडेंट, दूसरा क्या चीज उसका प्रभावित करता है कि कैसे घुलेगा, विलय विलायक में कैसे घुलेगा, उसकी विलेयता है ना, तो उसको कौन प्रभावित करता है, वो करता है आपके विलय और विलायक, विलय यौगिक का अंतर आणविक बल। ये अंतर आणविक बल क्या है स्टूडेंट, ये देखो भाई, जैसे कि H2O है, ये विलायक का अंतर आणविक बल है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड जो दिख रहा है ना, ये क्या है, आपका विलायक का आणविक बंध है, ठीक है, ये बंध है, बॉन्ड है। तो इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड है, ये जो है प्रबल बंध होता है, सोडियम क्लोराइड ये प्रबल बंध होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एक प्रबल ऋण विद्युती है क्लोरीन, और ये प्रबल धन विद्युती है, तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होता है वो प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इनके बीच बंध पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो बंध जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको टूटने में उतना ही ज्यादा एनर्जी लगेगी, टाइम लगेगी। समझ में आ रहा है? तो ये है दूसरा, विलय और यौगिक का अंतर आणविक बल। तीसरा इसी में लिख सकते हो, विलायक यौगिक का अंतर आणविक बल। चौथा है स्टूडेंट आपका जालक ऊर्जा। कौन सा? जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा हमेशा यौगिक का, जब हम विलायक किसी चीज में घोलते हैं तो जो टूटने की जो प्रक्रिया है, अल्टरनेट जो टूटने की प्रक्रिया है, तो उसमें जितना एनर्जी रिमूव होता है या एक्सेप्ट होता है, अवशोषित होता है या उत्सर्जित होता है, तो टोटल सम ऑफ ऑल एनर्जी इज नॉन एज क्रिस्टल एनर्जी, क्रिस्टलाइन एनर्जी, आयनिक ऊर्जा, सॉरी यार, लेटिस एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट, इसके बाद आपका जल योजन ऊर्जा भी है। जब भी किसी चीज को हम जल के साथ घोलते हैं तो जल, उसके घुलने से जो एनर्जी रिमूव होती है वो जल योजन ऊर्जा है। तो ये टाइम पास है, खासा उतना जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। सेकंड आता है स्टूडेंट इसमें द्रव द्रव विलयन। इसको आप केवल सुन लेंगे तो भी ये जो है आज का क्लास जो है केवल सुनने मात्र से आपको समझ में आ जाएगा। लिखने की चीज को जरूरत रहेगी तो लिख सकते हैं, हाँ विलेयता का परिभाषा लिख लीजिएगा, और अंतरकाशीय, ठीक है, जो ठोस विलयन है उसको अच्छे से लिख लेगा, उसका उदाहरण समेत, ठीक है ना, वो आता है थोड़ा सा, या ये जरूरी नहीं है। द्रव द्रव विलयन है स्टूडेंट, इसको हम 3 भागों में क्लासिफाइड करते हैं। कैसे? ये देखो आप, 3 भागों में। फर्स्ट आता है पूर्णतः मिश्रित। सेकंड आता है स्टूडेंट अर्धमिश्रित। तीसरा आता है स्टूडेंट अमिश्रित, ठीक है। 3 प्रकार के हमारे द्रव हो सकते हैं। जैसे अब उदाहरण समझिएगा, हम पानी में दूध को मिला दिए,
पूर्णतः मिश्रित यार, पहचान पाओगे क्या? अब हर आदमी तो हंस के जैसा गुण नहीं हो सकता भाई जो उसको दोनों को अलग अलग कर दे, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो आप जो है पानी और दूध में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते। ये फर्स्ट हो जाएगा हमारा पूर्णतः मिश्रित। इसी प्रकार एल्कोहल में जल, वो भी है। लेकिन स्टूडेंट इसी में अब आगे बढ़िएगा, अमिश्रित क्या हो जाएगा? जल में पानी, सॉरी जल में पानी बोलता हूं यार, जल में आपका तेल, मिट्टी का तेल, बेंजीन, ठीक है ना, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, जो भी, नहीं सॉरी इन लोग भूल जाते हैं, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन ये नहीं भूलते। ओके, खैर एथेन, मिथेन, ब्यूटेन तो गैसीय फॉर्म में पाया जाता है, बट ऐसे ढेर सारे हैं जिसकी मिट्टी का तेल है, आपका कुकिंग ऑयल है, वो भी खाते हैं, वो भी है, वो जो है अमिश्रित रहता है। और कुछ ऐसे भी द्रव पाए जाते हैं जो अर्धमिश्रित रहते हैं, मतलब वो पूर्णतः तो नहीं घुलता लेकिन बहुत हद तक जो है घुल जाता है, बेंजीन में जैसे कि ईथर है। तो ये है स्टूडेंट एक सामान्य सा वर्णन। अब इसमें भी आप बता सकते हैं इनमें भी कौन कौन सा जो है प्रभावित, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, आज के क्लास में उतना ज्यादा कोई जो है आईएमपी टॉपिक नहीं रहा, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा। जैसे कल हम हेनरी का पढ़ेंगे और हेनरी के बाद जब जैसे ही आता है स्टूडेंट कहां, वाष्पदाब, वाष्पदाब जहां से स्टार्ट होता है वहां से फिर आपका वेरी आईएमपी क्लासेस चालू हो जाते हैं। अभी आपने हमारा मोस्टली ना, मैं आपको बताऊंगा जब टाइम आएगा, तो 2 भागों में बस बटा हुआ है इसका आईएमपी टॉपिक। एक आता है सांद्रता ज्ञात करने का तरीका, ठीक है, जितना भी नॉर्मलता, मोलरता, मोललता सब पढ़े हैं आप लोग, मोल प्रभाज, वो एक आईएमपी टॉपिक होता है। दूसरा आता है वाष्प दाब, जहां से हम पढ़ते हैं वहां से फिर आईएमपी टॉपिक चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक सभी में फिर से वही चीजें लिख सकते हैं आप, वही चीजें सेम लिख सकते हैं। विलेय और विलायक की प्रकृति लिख सकते हैं, विलेय का आणविक जो है बंध लिख सकते हैं, ठीक है, विलायक के जो है बंध लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आज हम यहीं तक करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर देखेंगे गैस द्रव विलयन, जिसमें हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। ओके स्टूडेंट, तो अगर आप नए स्टूडेंट होंगे या पुराने स्टूडेंट होंगे, जो भी होंगे भाई, प्लीज प्ले लिस्ट में जाइएगा, बेहतरीन क्लासेस हैं यार, बेहतरीन क्लासेस हैं। अभी थोड़ा सा एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम इशू आ रहा है, इस कारण मैं उतने खुल करके नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।